नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पंचायत समिति महवा की ग्राम पंचायत हड़िया सरपंच श्रीमती उर्मिला देवी शर्मा, जिनके सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण कुमार शर्मा ने पंचायत वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम को बताया कि अब तक के कार्यकाल में पंचायत में पानी निकासी को लेकर आ रही समस्या का समाधान किया गया तथा सर्व समाज के साथ मिलकर पंचायत में विकास कार्य करना मेरा प्रयास रहा है। तो आइए सुनते हैं वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण कुमार शर्मा के पंचायत के प्रति विचारों को। आप देख रहे हो राजस्थान ग्रामीण लाइव, मैं आपके साथ स्वागत वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत हड़िया, पंचायत समिति महुआ, जिला दौसा। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती उर्मिला देवी जी, उनके पुत्र प्रतिनिधि के रूप में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। प्रवीण कुमार जी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ विकास कार्य करवा दिए हैं, क्या आगे करवाएंगे। जैसे कि बात करें, कोविड को मद्देनजर रखते हुए 2 साल इनके कोविड में निकल गए। तो बात करेंगे पहले तो सरपंच साहब के राजनीतिक परिचय की। पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बात करें पहले तो सरपंच साहब आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से हो? मैं राजनीति में पिछले 15 साल से सक्रिय हुआ हूँ। जब पिछला मेरा परिवार, खानदानी लोग राजनीति में काफ़ी जुड़े हुए हैं जी। हमारा परिवार मूलतः कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करता आया हुआ है जी। पापा जी भी राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं। हमारे यहाँ महुआ में पूर्व एमएलए रहा करते थे हरि सिंह जी महुआ जी, उनके काफ़ी नज़दीक रहे हैं और उनके साथ रह के काफ़ी जनता की सेवा भी की है जी। जैसे कि बात करें सरपंच साहब, जो राजनीति में काफ़ी लंबे टाइम से सक्रिय राजनीति, जैसे कि प्रवीण कुमार जी शर्मा जी जो सरपंच प्रतिनिधि के रूप में ये भी 15 साल से सक्रिय राजनीति के अंदर है। तो बात करें सरपंच साहब, अपने ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या थी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा आपकी माता जी को, और आपने ये सोचा अगर हमें यहाँ की जो जनता है जो हमें सरपंच बनाती है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसी कोई बड़ी समस्या? मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी, हम पूर्व में भी सरपंच रहे हैं जी। मेरी माँ 2010 से 15 के बीच के जो कार्यकाल था उसमें सरपंच रही हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में प्राकृतिक रूप से पानी का जो निकासी, ड्रेनेज सिस्टम जो नालियों में हुआ करता था वो प्रॉपर नहीं था जी। तो मैंने एक विचार, मेरे मन में कहीं विचार था कि चाहे कहीं से भी किसी भी रूप में मैं बजट के इस बार एक बार चांस दोबारा अगर मुझे मिलता है कहीं से या पब्लिक का मुझे कोई आशीर्वाद मिलता है तो मैं गांव से नाली इतने सुदृढ़ रूप से बनाऊंगा और गांव में पूरे गंदे पानी को, हमारे गांव में एक पुराना तालाब हुआ करता है, वहां तक पहुंचाने के लिए मेरी भरसक उसमें कोशिश रहेगी। और भगवान का और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला और इस बार इस पद पर हम दोबारा से सुशोभित हुए मम्मी की। तो फिर अब मेरा पिछले 2 साल में यही दिमाग पे पूरी तरीके से फोकस है और गांव में मैं, आप भी कभी एक बार मैं आपको विजिट कराऊंगा। तो अब तक जो सरपंच नहीं कर पाए, मैंने मेरे गांव में गंदे पानी की निकासी की पूर्ण रूप से 100% व्यवस्था कर दी है। आपको ये देखने को मिलेगा कि और पंचायतों की तुलना में, मैं ऐसा स्पष्ट नहीं कह सकता, पर मेरे गांव में आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। क्या बात है। जैसे कि बात करें सरपंच साहब ने स्वच्छता को भी मद्देनजर रखते हुए, साथ में जो निकासी की बहुत बड़े इनके ग्राम पंचायत के अंदर प्रॉब्लम बनी हुई थी उसकी समस्या के लिए भी इन्होंने प्रयास किए। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के स्तर की बात करें तो किस प्रकार का है? मेरे यहाँ शिक्षा का भी बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ टीचर्स प्रॉपर, मेरा पूरी मॉनिटरिंग रहती है, कौन सा टीचर कब कितने टाइम पे आता है, कितने बजे जाता है। मैं बार बार ऐसा कोई शायद मेरा वीक नहीं जाता, मैं पर वीक एक ना एक स्कूल की विजिट जरूर करता हूँ और वहाँ बच्चों से भी मैं कभी कभी घर जाके उनके बच्चों से, उनके गार्जियन से जानकारी लेता हूँ भाई कौन सा टीचर कितना टाइम पे पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, या कोई प्रॉब्लम है। बीच में तो मैंने खुद ने एक अभियान ऐसा चलाया था कि मैं बीच में बच्चों के लिए 1 घंटा खुद की तरफ से एक्स्ट्रा क्लासेज के रूप में मैं खुद जीके टाइप में, क्योंकि मैंने खुद ने भी तैयारी की है, तो मैं बच्चों को जैसे अपने राजस्थान हिस्ट्री के बारे में या अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैं बीच में क्लासेज लेने लगी, पर समय का कुछ अभाव रहता है, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। पर मेरी मन में इच्छा रहती है बच्चों को मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज हमारे पास है वो बच्चों में बांटें, उन्हें सिखाएं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ बच्चों और बच्चियों का दोनों को एजुकेशन है, 2 बड़े स्कूल हैं, सीनियर स्कूल, तो उन्हें हम बच्चियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से जिम्मेदारी ग्रुप में चलते हैं। अब मेरे गांव में शिक्षा का माहौल अच्छा है, ना ही कोई ऐसी कोई
आज तक कोई घटना घटी है जिसमें बच्चियों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बहुत अच्छा सुंदर माहौल है, टीचर्स बराबर पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी हम बच्चों को आगे से आगे बढ़ाने के लिए ध्यान रखते हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने युवा खेल के लिए खेल प्रतियोगिता ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जो चलाई, उसमें भी हमारे यहाँ गांव के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैंने भी उनका पुरजोर समर्थन करके और उनका हौसला अफजाई करने के लिए बार बार समय समय पर उनको मैं ढोल नगाड़े से उनका स्वागत सत्कार करना, आगे से आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी प्रयास करते रहते हैं। धीरे धीरे लगता है हमारे गांव के बच्चे भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के मैदान में भी नाम रोशन करेंगे। क्या बात है। जैसे कि युवा सरपंच हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी सभी की एक इच्छा होती है कि हम भी युवाओं को, बालिका के बच्चों को एक अलग से 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दे के और बच्चों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान दें, और जो अपनी राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की हिस्ट्री है, उसके बारे में बच्चों को अवगत कराएं कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे बच्चे भी आगे जाके अपने देश का, अपने गाँव का नाम रोशन कर सकें। तो सरपंच साहब, बात करें अपने युवा पीढ़ी की, आप भी एक युवा सरपंच प्रतिनिधि हो, आज आपको हजारों युवा देख रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत के जिले के युवा आपको देख रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति की, अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो नशे की क्या प्रवृत्ति है? ऐसी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। नशा वैसा मेरे यहाँ गांव में अभी तक कोई, जैसे कोई स्मैक या कोई अफीम, चरस, ऐसा कोई नशा मेरे गांव में बिल्कुल शून्य है। फिर भी एल्कोहल टाइप का जो नशा है वो कुछ बच्चे करते हैं। फिर हमने गांव में कई बार गांव की सामूहिक मीटिंग जोड़ते हैं पंचायत रूप में, और पंचायत में जैसे हमें जो लगता है जो बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा कहीं नशा कर रहा है तो हम उन्हें ग्रामीण स्तर से 5 पटेल पंचों के स्तर से उनके परिवारजनों से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। बीच में मैंने एक बार नशा मुक्ति के लिए भी मेरे गाँव में एक कैंप लगाया था, उसमें मुश्किल से 1-2 पेशेंट ही आ पाए थे। इसका मतलब मुझे लगता है कि हमारे गाँव में नशा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। जी, तो सरपंच साहब, आज आपके ग्राम पंचायत के भी युवा आपको देख रहे हैं, पूरे भारत देश जिले के युवा आपको देख रहे हैं। एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते, एक युवा सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते क्या समझाइश करवाना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि जैसे एक तो हमारे गांव में जो अपने अपने गांवों में वो जाएं, छोटी मोटी समस्या, जैसे बहुत सी जगह ऐसे सरपंच बन जाते हैं जो पढ़े लिखे कम हो पाते हैं या आरक्षित वर्ग से होते हैं, जो कई दबंग लोग उन्हें नहीं करने देते हैं सरपंची। पर मैं उनसे अपील करता हूं कि उन सरपंचों के पास बैठें, अपने गांव के मुद्दों को उनके साथ उसमें चर्चा का विषय में रखें, और जो अच्छा से अच्छा हो सकता है गांव में वो करने की कोशिश करें। साथ में ही विशेष जो मेरा वो है, वो अपने माँ बाप के साथ बैठ के, अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के पुराने जो संस्कार हैं वो सीखने की कोशिश करें, और पढ़ाई को भी बहुत मद्देनजर रखते हुए अपने कैरियर पर भी ध्यान दें। जिसको जिस क्षेत्र में जाना है, जिस बच्चे को पढ़ना है, तो पढ़ाई के स्तर में अपना कहीं भी कोई पूरे ईमानदारी से फोकस के साथ उसमें पढ़ाई करें। किसी को खेल के क्षेत्र में जाना है तो खेल की पूरी सुविधाओं का ध्यान रख दें। आजकल तो सरकार ने भी पूरी सुविधाएं दे रखी हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए खेल में पूरी ताकत के साथ खेलें। कहीं हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का या उनके खुद के गांव का नाम रोशन करें तो काफ़ी बेहतर होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ, या फिर अगर युवा राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो राजनीति में बहुत अच्छे ऑप्शन है। आजकल लोग भी समझने लग गए हैं कि जो युवा क्षेत्र में युवा बच्चों को काफ़ी वरीयताएं मिलने लगी। मैं मेरे सेशन में मैं देखता हूँ काफ़ी युवा सरपंच हैं, क्योंकि युवा सोच हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को कहीं ना कहीं एक नई दिशा, नई ऊर्जा के लिए ले जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस क्षेत्र में भी आप काम करो उसमें पूरी ईमानदारी से, लगन से काम करें, और उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन जरूर करने की कोशिश करें। जैसे कि बात करें, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया नशे की प्रवृत्ति के बारे में, तो सबसे पहले सरपंच साहब जो अपने ऑफ कैमरे के अंदर एक बात की, वो मेरे को एक बहुत अच्छी लगी, और मैं हमारी जो जनता है, जो अपनी पब्लिसिटी पूरे भारत देश है, उसको बताना चाहूँगा। जो ग्राम पंचायत हड़िया की एक बात है कि जो सरपंच साहब है वो एक समाज से, शर्मा समाज से हैं, पंडित समाज से हैं। इनके टोटल ग्राम पंचायत के अंदर कुल वोट 120 है, 120 वोट है इनके, और ग्राम पंचायत की जो टोटल आबादी की या वोटिंग की बात करें तो वो 5000 प्लस है। तो सरपंच साहब से अपने वो जानेंगे। सरपंच साहब, काफ़ी जगह हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि जातिवाद पे चुनाव लड़े जाते हैं। यहाँ 120 वोट होने के बावजूद भी आपने एक जीत हासिल की, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं एक छवि कायम करने वाली बात है। या अपने पूर्वजों ने जो जनता के साथ में बिहेव किया, जो जनता के साथ में व्यवहार रहा, उस प्रकार ये कैसे हो गया? मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको, पर ये एक्चुअल बता देना चाहता हूँ
कि मैं जनता की सेवा पूरी ईमानदारी से करता हूँ। क्या बात है। पूरी ईमानदारी के साथ इसलिए करता हूँ कि चाहे मेरा खुद का व्यक्तिगत में कोई काम कर रहा हूँ और मेरे पास कोई आदमी किसी उम्मीद के लेके आ जाए, भाई सरपंच साहब से हमें कोई काम है और ये काम कराने के लिए हम आए, तो उसके काम को कराने के लिए मैं प्रॉपर जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या बात है। भाई मैं इसको मैं करा के दूंगा। नहीं होता है तो जैसे कोई बहुत से लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो वो लीगल नहीं होते हैं, तो उन्हें मैं उस भाषा में बड़ी प्यार से पोलाइटली अपने पास बिठा के बहुत ईमानदारी से उन्हें समझाता हूँ, फिर वो लोग समझ भी जाते हैं। मैंने कभी मेरे जीवन में कभी किसी भी गांव के आदमी से राठौड़ी नहीं करी, दादागिरी नहीं करी, कभी उनका अपमान नहीं किया। मेरे यहाँ जब भी कोई आदमी आया मैंने उसका सम्मान किया, सम्मान उससे अपने पास बिठाया है और उनके काम में पूरी मदद करी है। कारण है कई बार ऐसे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो हम यहाँ नहीं होते हुए भी वो लोग बेचारे लेट हो जाते हैं। कई ऐसे ऐसे मेरे टाइम में मुझे एक किस्सा याद है। एक बच्चे का वेरिफिकेशन था जी। तो उसकी लास्ट डेट थी सेम डे। अब वो उसने सोचा भाई मैं कभी भी मिल लूँगा, सरपंच साहब तो घर के हैं। उस दिन मैं एक्चुअल जयपुर निकल गया था, पिछले सेशन की बात कर रहा हूँ। तो अब उसने मुझे फ़ोन किया, तो एक्चुअल में बालाजी मोड़ तक पहुंच चुका था, यहाँ से 15-16 किलोमीटर आगे। तो उसका फ़ोन आया कि सरपंच साहब कहाँ हो। मैंने बताया बेटा मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो सरपंच साहब मेरी नौकरी का सवाल है, ये वो। उसने मुझे अपनी परेशानी बताई। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि यार आज हम जो सीट पे बैठे हैं उस सीट पे सेवा के लिए बैठे हैं। वो जो जयपुर जो मैं जा रहा था वो भी ग्राम पंचायत के काम से ही जा रहा था। मैंने क्यों ना हम इस काम को कल कर लें, इस बच्चे की दोबारा हम मदद करें, क्या पता अपने एक काम करने से इसकी अगर लाइफ कहीं सुधर जाए। तो मैंने फिर दोबारा रिपीट बस को रुकाया। मैं बस को रुकाते मैं वहाँ बालाजी मोड़ पर उतर गया। मैंने रिपीट उस बच्चे को कॉल किया, बेटा कहाँ है। मैंने साहब मैं हुआ हूँ कि यार मैंने जयपुर जाना कैंसिल कर दिया है, मैं वापस तेरी वजह से आ रहा हूँ। और मैं तुरंत दूसरी वहाँ से बस में बैठ के तुरंत महुआ वापस आया और आके उस बच्चे का काम किया। और थाने में उसका वेरिफिकेशन होना था, तो मैं उसको अपने साथ मोटरसाइकिल पे बैठा के थाने में लेके गया। थानेदार जी से मैंने कहा कि साहब इसका वेरिफिकेशन आज ही तुरंत इमीडिएट करिए, क्योंकि इस बच्चे की लास्ट डेट है, इसको पहुँचना है इसमें। तो उन्होंने थानेदार जी ने भी मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से किया और उस बच्चे की नौकरी लगी। तो वो बच्चा 5 साल बाद दोबारा चुनाव में टच में आया। तो मैं उस काम को करके भूल भी गया, मुझे ये भी याद नहीं मैंने किसी किस तरह की मदद की। तो उसने मेरा प्रचार किया कि साहब सरपंच हो तो गांव में ऐसा हो जिसने अपने खुद के काम को छोड़ के पब्लिक के काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरे तो ऐसा भी सिद्धांत रहा है कि गाँव में अगर रात किसी का झगड़ा भी हो जाता है गाँव में, तो मैं रात में भी मौके पे पहुंचता हूं और झगड़े में जाके उन लोगों को बीच में समझाइश करता हूं। और एक मूल सिद्धांत मैंने बना रखा है कि मेरे गांव के भाइयों में, देखो गांव में झगड़े छोटे मोटे हो भी जाते हैं, पर मैंने कभी गांव में किसी का झगड़ा हो गया तो कभी किसी का पक्ष नहीं किया। मेरे जीवन में पक्ष नहीं करता हूँ। सिर्फ मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि जहाँ कहीं राजीनामा की बात हो तो मैं वहाँ जाता हूँ और उन दो भाइयों को बैठा कर राजीनामा कराता हूँ। जितना हो सके हमारे गांव से केस में थाने में कम से कम पहुंचने देने की कोशिश करता हूं। अब इन लोगों को लोग कभी ऐसी छवि नहीं बनी मेरी कि यार ये गांव में सरपंच उस वर्ग का पक्ष करता है, उस जाति का पक्ष करता है, उस धर्म का पक्ष करता है। मैंने कभी मेरे जीवन में जाति धर्म की राजनीति की नहीं, उन लोगों की ईमानदारी सेवा करी। तो इस वजह से उन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह बनी। तो मेरा कम जनाधार कम जातीय वोट होने के बावजूद भी उन लोगों ने वो चीज़ 18 लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं वो चीज़ टटोल के महसूस की कि यार ये लोग जाति के नाम से चुनाव लड़ रहा है, ये भी उस जाति के नाम से चुनाव लड़ रहा है, तो ये तो नेतृत्व भी अपनी जाति का ही करेगा। तो उन्होंने छाट के ईमानदारी से वोट दिया और मैं सब लोगों के आशीर्वाद से आज इस पद पे चुनाव जीत के आया। यही एक मूल कारण रहा था। जी, तो जैसे ईएमआई मशीन की बात करें तो उसके अंदर कॉलमों के अभाव ही कैंडिडेट हो गए थे, जिसकी वजह से 2 ईएमआई मशीन भी लगानी पड़ गई। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पे जाति भेदभाव के हिसाब से वोटिंग वगैरह नहीं की गई। जैसे कि सरपंच साहब की छवि को देखते हुए इनकी, जैसे कि बताया भी इन्होंने कि इन्होंने जनता के प्रति इतना प्यार और इतना उत्साह वितरण किया। जैसे कि बात करें कि बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए सब जगह आगे है। तो सरपंच साहब बात करें अपने लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो ऐसी कोई समस्या ग्राम पंचायत में? वैसे तो पेयजल की समस्या मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में पूर्ण रूप से एकदम ठीक की थी। जल स्वावलन के नाम से एक स्कीम चली थी उस समय। तो मैंने जैसे ग्रुपिंग सिस्टम बनाए थे गाँवों में, 10-10, 15-15 घरों की बस्ती को चुना। वहाँ बीच में कहीं सार्वजनिक जगह पे मैंने एकल बिंदु लगाए, टंकी भी बनाई है, फिर उनको मैंने पानी सप्लाई भी की। अब भारत सरकार की हमें बहुत सौभाग्य की बात है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के नाम से एक योजना चलाई है। तो मेरे गाँव में जल जीवन मिशन की टंकी भी बन गई है, लाइन भी पहुँच गई है, कनेक्शन भी हो गए और सबको कनेक्शन होने के बाद अब हम उसे चलाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। बस छोटी सी समस्या एक आ रही है कि अभी क्लियरिफिकेशन ये नहीं हो पा रहा है हमारे, और सरकार ने ऐसा कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है कि जल जीवन मिशन जो भारत सरकार की बहुत अच्छी सोच है कि हर घर में
रसोई तक पानी पहुँचे। ये सरकार की स्कीम है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को। पर अब स्पष्ट गाइडलाइन ये नहीं है कि ग्राम पंचायत के द्वारा ही चलाई जाएगी या जलदाय विभाग के द्वारा चलाई जाएगी, क्योंकि हमें तो अभी इस क्षेत्र में इतना नॉलेज भी नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंचों को कोई वैसी विशेष कोई ट्रेनिंग भी नहीं कराई गई भाई इसको हम कैसे चलाएं। और गांव के लोग मेरे हिसाब से तो इसे जलदाय विभाग के द्वारा चलाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वो अच्छे ढंग से उसको मैनेज मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे। हमारी मॉनिटरिंग रहेगी, हम देख रेख करते रहेंगे बराबर, उनका हम भी सहयोग करेंगे। पर अभी एक्चुअल में हमारे पास मैन पावर नहीं है भाई, हमारे पास कोई स्टाफ भी नहीं है। एक सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा ले दे के, एक एलडीसी है, इसके अलावा हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। हम कैसे काम करेंगे, कितनी फाइल मैनेज करेंगे, कनेक्शन जैसे जैसे हो गए, और वालमैन भी लगाने पड़ेंगे भाई हमको गांव में कैसे कैसे वाल लगाने हैं, कौन से वाल को कितनी देर, ये सारी चीज़ों के लिए मैं ये समझता हूँ अगर जलदाय विभाग इसकी जिम्मेदारी ले लेता है तो हमारे गाँव में नहीं अपितु पूरे भारत में अगर जलदाय विभाग उसको ढंग से चला लेता है तो ये एक बहुत वरदान साबित होगी ये स्कीम। जी बिल्कुल, अगर उसको ढंग से चला लिया जाए तो, क्योंकि हर घर तक कनेक्शन से मतलब नल से पानी पहुंच रहा है तो उस घर की महिला के लिए तो बहुत बड़ी वरदान की बात है, क्योंकि पानी महिलाएं लाती हैं। तो मैं महिलाओं के पक्ष में हूँ इस बारे में। तो आप मेरा विशेष आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस स्कीम को जलदाय विभाग द्वारा ही चलाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे ये स्कीम बहुत अच्छे ढंग से चल पाएगी, साथ में लोगों को सुविधा भी मिलती रहेगी। और रही बजट वाली बात, तो बजट विभाग के पास भी रहता है, और बजट मैं तो चाहता हूँ छोटा मोटा जो भी बजट है उन्हीं को मिलता रहे और काम चलता रहे, पब्लिक को सुविधा है। और अगर ढंग से ये स्कीम चली ना तो लोगों के लिए वास्तव में वरदान साबित होगा। जी, जैसे कि सरपंच साहब ने एक सुझाव दिया, जैसे कि राजस्थान के पूरे आज सरपंच साहब आपको आज पूरे राजस्थान के सरपंच भी देख रहे हैं, सरपंच कार्यकारिणी भी आपको देख रही है। ये सुझाव आपका काफ़ी अच्छा भी सुझाव है कि ये पीएचडी विभाग है वो अगर इसका जिम्मेदारी इसकी उठाएगा तो आने वाले दिनों के अंदर इसका प्रॉपर तरीके से लाभ भी मिल पाएगा। समय के अभाव के कारण सरपंच साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एक काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है एक परंपरा कह सकते हैं उसको, कि जो मृत्यु भोज, जिसे सीएम साहब और पीएम साहब ने कोविड टाइम के अंदर एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और अगर आज की वर्तमान स्थिति की बात करें अपनी ग्राम पंचायत के अंदर तो मृत्यु भोज की क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं आपको मेरे व्यक्तिगत विचार तो मैं बता दूं कि मैं मृत्यु भोज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पर मैंने एक ऐसे परिवार में, ऐसे कुल में, ऐसी जाति धर्म में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण भोज के रूप में हमें तो मृत्यु भोज में जाना पड़ता है। वो कुछ परंपराएं सनातन धर्म के हिसाब से मान लो कि उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी अगर कोई सख्त ऐसा कानून आए कि मृत्यु भोज कोई करता है तो उसके खिलाफ, जैसे अपन एक ध्यान हो तो कोरोना काल में जैसे कोई छोटे मोटे कार्य करते थे तो उसमें एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ इनकी टीम टाइप में बने और उनके खिलाफ कोई सख्त एक ऐसे कार्रवाई हो जाएगी ना तो ये लोग ऑटोमेटिक इसको बंद कर देंगे। और बिल्कुल ये सच्चाई है, बहुत कटु सत्य है, गाँवों में मृत्यु भोज के नाम से कई गरीब परिवारों का शोषण भी होता है, क्योंकि मृत्यु भोज करना पर उनके लिए बहुत ज़रूरी रहता है, फिर वो अनावश्यक ही एक खर्चा मानता हूँ मैं इसे। बाकी मृत्यु भोज के मैं तो 100% विरोधी हूँ जी। पर मैंने आपको मेरी मजबूरी भी बता दी कि मैं कैसे कुल खानदान परिवार से जाति में जन्म हुआ है तो वहाँ हमें मृत्यु भोज के नाम से जाना बहुत जरूरी रहता है सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए। बाकी मैं इसके विरोध में हूँ जी। जैसे कि ये हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण जी शर्मा थे जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के बारे में बताया। तो सरपंच साहब 9 वर्ष भी आ रहा है और गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, तो आज अपने देशवासी भी आपको देख रहे हैं, अपने ग्राम पंचायत के लोग और आपके वोटर सपोर्टर भी आपको देख रहे हैं 9 वर्ष पे और आने वाले गणतंत्रता दिवस आगामी आने वाले पे क्या कहना चाहोगे अपने देशवासियों को, अपने ग्रामीणों को? मैं समस्त देशवासियों को और ग्रामवासियों को भी नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नव वर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए इतना शुभ रहे कि सबकी खेती किसान बहुत अच्छे रहें, हर आदमी स्वस्थ रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक डर भी है कि अब आने वाले समय में फिर से दोबारा कोई कोरोना की सुगबुगाहट चालू हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ ईश्वर हमें इतनी सी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हमारे देश के ऊपर कर दे, बल्कि देश नहीं पूरे ब्रह्मांड पे ये कृपा करे कि ये कोरोना जैसी बीमारी से फिर से दोबारा इसकी कोई छाया नहीं पड़े, क्योंकि बहुत परिवार इस कोरोना की वजह से लोग बर्बाद हो गए, बहुत लोगों के व्यापार बंद हो गए, तो कईयों ने अपने परिवार खो दिए, अपने माँ बाप खो दिए। तो मैं ये नहीं चाहता कि नव वर्ष में दोबारा से कोरोना आए, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और इन सबका धन धान पूर्वक इनकी खेती हो, किसान भाई अपने मजबूत बने और पूरे चारों तरफ
खुशहाली का माहौल रहे, ये ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसी कामनाओं के साथ सबको पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं। जी, तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के बारे में अवगत करवाया। तो सरपंच साहब, आपने भी 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में। आपके साथ स्वागत है वीर सिंह। इसी तरह हम आपको ग्राम पंचायतों की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई ग्राम पंचायत के साथ। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया, इनकी ग्राम पंचायत की विजिटिंग के लिए भी हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। एक जैसे कि कार्यकाल पूर्ण होने तक जरूर मिलेंगे, विकास कार्यों पर फोकस भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।